साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका यूनिट 7 का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इससे भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलने वाले हैं। तो एक एक प्रश्न के बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आता है तो आप उससे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट 7 का ऑब्जेक्टिव नंबर 12 है। आइए देखते हैं, सीधे चलते हैं प्रश्न नंबर 111 की ओर। अगर आपने प्रीवियस वीडियो जो 11 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं यूनिट 7 की नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सक्सेस जंक्शन के नाम पर आपको जो है टेलीग्राम ऐप्स पर मिल जाएगा, वहाँ पर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप PDF और वीडियो सारी की सारी आप वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 111 की बात करते हैं। तो देखिए, करंट अफेयर के प्रश्नों को भी हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे। तो निम्नलिखित आदि क्षेत्रों में किसे रामसर का दर्जा प्राप्त है? ठीक है, जैसा कि आपको पता है वेटलैंड्स होते हैं, तो अभी तक भारत में कितनी वेटलैंड्स हैं और उनमें इनमें से किसे जो है उन वेटलैंड्स में रामसर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। ऑप्शन ए है चिल्का झील, ऑप्शन बी है सौकर झील, ऑप्शन सी है केवला देव और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इनमें से किसे रामसर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है? आइए देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि उपरोक्त सभी को यहाँ पर रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। तो चलिए बात करते हैं वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट हैं और जो तत्कालीन रामसर साइट है वो कौन सी घोषित की गई है, सारी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, रामसर सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची होती है। इस सूची में वर्तमान में भारत की ओर से कुल जो है 42 साइट हैं, 42 रामसर साइट हैं भारत में। ठीक है, तो नवीनतम कौन सी है? तो अभी हाल ही में भारत की नवीनतम रामसर साइट लद्दाख की सौकर झील जो है उसको नवीनतम जो है रामसर साइट का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। आपको याद रखना है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है क्योंकि लद्दाख भी अभी चर्चा में बना हुआ है और सौकर झील जो है वो नई यहाँ पर रामसर साइट बनाई गई है। चिल्का झील की बात करते हैं तो उड़ीसा में है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, आपको पता ही है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, सौकर झील को जरूर दिमाग में रखिएगा, यह प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। जीके का भी प्रश्न बनेगा और पर्यावरण का भी प्रश्न बन सकता है। नवीनतम जो है रामसर साइट घोषित किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 112 की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 112 है, सुंदरवन डेल्टा को रामसर साइट में कब शामिल किया गया था? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि सुंदरवन डेल्टा अक्सर न्यूज़ में बना रहता है। ऑप्शन ए है 30 जनवरी 2019, ऑप्शन बी है 30 जनवरी 2020, ऑप्शन सी है 28 फरवरी 2019 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 2 फरवरी 2020। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि 30 जनवरी 2019 को सुंदरवन डेल्टा को जो है रामसर साइट में शामिल किया गया था। आइए सुंदरवन डेल्टा के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, सुंदरवन आर्द्रभूमि क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 4,23,000 हेक्टेयर है। यहाँ पर सुंदरी वृक्ष की अधिकता पाई जाती है। इस वजह से इसे कैसे क्या कहते हैं? तो सुंदरवन इसी वजह से कहते हैं, सुंदरी वृक्षों की अधिकता की वजह से इसे सुंदरवन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 113 की ओर। 113, वर्ष 2021 की आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या रखी गई है? करंट अफेयर का यह प्रश्न है। तो 2021 की भी बताएंगे आपको, 2020 की भी बताएंगे। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है आर्द्र भूमि और जैव विविधता, ऑप्शन बी है आर्द्र भूमि और जल, ऑप्शन सी आर्द्र भूमि और मिट्टी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर की बात करते हैं। सही आंसर बी, यानी कि आर्द्र भूमि और जल वो जो है 2021 की आर्द्र भूमि दिवस की थीम रखी गई है। थीम आपसे पूछ ली जाती है आपके एमपीपीएससी एग्जाम्स में, क्योंकि यह प्रश्न जो है एनटीपीसी में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। 2020 वाली जो थीम है वो एनटीपीसी में पूछी जा चुकी है, इसलिए 2021 की थीम भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। आइए पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 की थीम आर्द्र भूमि और जल, इंग्लिश में बात करें तो वेटलैंड एंड वाटर जो है वो वर्ष 2021 की वर्ल्ड वेटलैंड डे की जो है थीम हो जाएगी। वहीं 2020 की थीम की अगर बात करें तो आर्द्र भूमि और जैव विविधता यानी वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी जो है वो 2020 की थीम थी। ठीक है, प्रतिवर्ष 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में तो आपको पूरी जानकारी है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 114 की ओर चलते हैं। दोनों डेट आपको याद रखनी है और दोनों जो है आपकी थीम आपको याद रखनी है। चलिए प्रश्न नंबर 114, तो CEBPOL की स्थापना कहाँ पर की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है ये। ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है शिलोंग या फिर ऑप्शन नंबर डी है नई दिल्ली। आइए देखते हैं कहाँ पर स्थापना की गई है सैबपोल CEBPOL की। देखिए, सही आंसर है बी, यानी कि चेन्नई में इसकी स्थापना की गई है। आइए देखते हैं कि क्या है ये CEBPOL। तो देखिए, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता नीति
एवं कानून केंद्र, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? हिंदी में बात करें तो जैव विविधता नीति एवं कानून केंद्र हो जाएगा। इंग्लिश में बात करें तो सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ, ये उसका फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि आपने अभी ऊपर देखा CEBPOL का, ठीक है। तो फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना चेन्नई में की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो जैव विविधता नीतियों में व्यावसायिक दक्षता एवं क्षमता का निर्माण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ, जो है वो CEBPOL का फुल फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 115 की बात करते हैं। तो देखिए, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है कि पूछा क्या जा रहा है। जैव विविधता दिवस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 23 जनवरी, ऑप्शन बी है 2 फरवरी, ऑप्शन सी है 25 दिसंबर और ऑप्शन नंबर डी है 22 मई। सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है डी, यानी कि 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी आपको आंसर नहीं लगाना है। बहुत से लोग ये गलती करके आते हैं, 2 फरवरी आंसर लगा देते हैं, लेकिन 2 फरवरी वेटलैंड दिवस होता है और 22 मई जो है वो जैव विविधता दिवस होता है। आइए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व के कई देश 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। लेकिन सर्वाधिक मान्यता किसे दिया गया है? आपकी परीक्षा में अगर आता है तो आपको आंसर 22 मई को लगाना है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाने की घोषणा की है। चलिए प्रश्न नंबर 116 की ओर चलते हैं। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? ऑप्शन ए है CC पार्क ने, ऑप्शन बी है जैन एन जेफर्स ने, ऑप्शन सी है जोसेफ फोरियर ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी है एल जॉबलर ने। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। देखिए, तो जोसेफ फोरियर ने 1824 ईस्वी में ग्रीन हाउस या फिर हरित गृह गैसों की संकल्पना की थी। गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का बढ़ना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। जब गैसें जो हैं वायुमंडल में जमा हो जाती हैं तो जो पृथ्वी है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसी प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। जब आपसे सिंपल परिभाषा पूछी जाए तो आप सीधे इस परिभाषा को 3 नंबर के प्रश्नों के रूप में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है मीथेन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो पूछा क्या जा रहा है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नहीं जैसे ही आपको देखिए उसके नीचे तुरंत आप टिक कर लीजिए एग्जाम में, क्योंकि आप नहीं को भूल जाएंगे और ये पूरा आंसर गलत करके आ जाएंगे। तो नहीं पर विशेष ध्यान देना है। सही आंसर बी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसका ग्रीन हाउस गैस से कोई संबंध नहीं है। तो कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, आइए उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। सर ये तो टेक्निकल लैंग्वेज होगी, हमको आप अपनी भाषा में बताइए। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो कुल मिलाकर के जो वायुमंडल है इसके टेम्परेचर का नियंत्रण करती हैं। ठीक है, जब ग्रीन हाउस गैसें अधिक हो जाती हैं वायुमंडल में तो टेम्परेचर बढ़ जाता है और कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो रहा है वायुमंडल। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी गैसें हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये आपका ग्रीन हाउस गैसें हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का ग्रीन हाउस गैसों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन भिन्न हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो है वो इसमें से अलग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारी चीज़ें आपको रिटन फॉर्म में इसीलिए दी जा रही हैं कि जब आप PDF सक्सेस जंक्शन टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करें तो बड़ी आसानी से आप रिवीजन कर सकें। पहले वीडियो देखिए फिर PDF से रिवीजन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 118, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है ओजोन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है कार्बन डाइऑक्साइड। आइए देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मानव जीवन के लिए आवश्यक भी है और खतरनाक भी है। सर ऐसा क्यों है, आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस की रचना करते हैं, तो हमारे लिए फ़ायदे की बात है। जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक भी है, अगर पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण नहीं करेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही बात है, पर हानिकारक क्यों है? तो वहीं यह भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण भी है जो हमारे लिए हानिकारक भी है। मतलब क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है और ग्रीन हाउस गैसें जो है वो ताप का नियंत्रण करती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी वायुमंडल में तो हमारे लिए हानिकारक भी साबित हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधे लगाइए, पेड़ पौधों को काटना बंद कीजिए, क्योंकि पेड़ पौधे अगर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण नहीं करेंगे तो ये हमारे जीवन के लिए हानिकारक भी बन जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 119, देखिए, धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो कि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि से संबंधित है वो गैस कौन सी है? ऑप्शन है क्लोरीन, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन सल्फाइड। आइए देखते हैं।
सही आंसर है बी, यानी कि जो मीथेन नाम की गैस होती है वो अब यहाँ से देखिए 2-3 प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। मीथेन, पहली बात ये कैसी गैस है? ग्रीन हाउस गैस है, हमने आपको बताया। अब अगर ग्रीन हाउस गैस है तो क्या करेगी? वायुमंडल के ताप को नियंत्रित करेगी। अब ये कहाँ से निकलती है? तो धान के खेतों से निकलती है। आइए देखते हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, धान के खेत और कोयले की खदान वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं। मानवीय स्रोत का अर्थ समझ रहे हैं? कृत्रिम स्रोत, यानी कि धान का खेत जो होता है वो कृत्रिम स्रोत होता है, मानवों के द्वारा बनाया जाता है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि धान का खेत कैसा स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है या फिर कृत्रिम स्रोत है? तो कृत्रिम स्रोत है, याद रखिएगा। आप उसको प्राकृतिक मत लगा करके आइए कि वहाँ पर फसलें उगती हैं तो प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा, नहीं। मानवों के द्वारा खेत बनाया जाता है, इसलिए वो कैसा है? कृत्रिम पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। मीथेन का सर्वाधिक क्षेत्र प्रतिशत भाग आर्द्र भूमि से ही उत्सर्जित होता है। जहाँ पर भी आर्द्र भूमि होगी वहाँ पर सबसे ज़्यादा मीथेन गैस उत्सर्जित होगी, जैसे कि सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, क्योंकि मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, अतः यह भूमंडलीय तापक्रम की वृद्धि के लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है, ज़्यादा मीथेन बढ़ जाएगी तो वायुमंडल में तापक्रम में वृद्धि भी होती है। इसीलिए आप देखते हैं कभी कभी गर्मी का पारा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसें उसमें बढ़ जाती हैं वायुमंडल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 120, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन ए है मालाबार तट, ऑप्शन बी है सुंदरवन, ऑप्शन सी है कच्छ का रण, या फिर ऑप्शन नंबर डी है दंडकारण्य। आइए देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि सुंदरवन में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया है। आइए देखते हैं। तो देखिए, ज्वारीय वन डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भाग में होते हैं। जैसा कि आपको पता है सुंदरवन कहाँ पर है? तो बंगाल की खाड़ी के आसपास वाले क्षेत्रों में है। ठीक है, इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। यहाँ के वनों में सुंदरी वृक्ष विशेष रूप से उल्लिखित हैं। सुंदरी वृक्ष जो है वो कैसे हैं? मैंग्रोव वन है। ठीक है, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है? डेल्टाई क्षेत्र वहाँ पर पाया जाता है। और कहाँ पर है आपका ये सुंदरवन डेल्टा? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा स्थित है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि कुछ इस तरह के पर्यावरण के प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। वर्ष 2020 की प्री एग्ज़ाम की तैयारी और साथ ही साथ में वर्ष 2021 अगस्त की जो है प्री एग्ज़ाम की तैयारी आपको अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर कराई जा रही है। और 2021 को मतलब मुख्य रूप से टारगेट करके हम यह वीडियो बना रहे हैं। 2020 का भी प्री आपको देना है और 2021 का भी प्री आपको देना है। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो बेहतर से बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में। सुबह वाली करंट अफेयर की वीडियो देखना मत भूलिएगा। आज सुबह हमने खेल समसामयिकी की वीडियो अपलोड की है, दोपहर में 12 बजे हमने रोबोटिक्स की वीडियो अपलोड की है और शाम को 4 बजे हम आपके लिए यूनिट 7 की वीडियो लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।